हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग 4 जनपद कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और देहरादून। आज ये हमारा 5वां जनपद होने वाला है टिहरी गढ़वाल के रूप में। तो टिहरी गढ़वाल को शुरू करने से पहले एक बात आपको जाननी आवश्यक है, ये हैस्को के बारे में। देहरादून जनपद जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने हैस्को के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर हैस्को का जो मैंने आपको स्थापना वर्ष बताया था 1988 बताया था, 1988, जो कि परीक्षा वाणी में दे रखा है 1988। अन्य किताबों में जो इसका उत्तर मिलता है वो मिलता है 1979। जो राजेंद्र बलोदी जी की पुस्तक है उसमें भी हैस्को का स्थापना वर्ष देखने को मिलता है 1979। अन्य किताबें भी हैं कुछ, उनमें भी 1979 ही इसका उत्तर देखने को मिलता है। लेकिन परीक्षा वाणी में इसका उत्तर है 1988। मैंने आपसे पहले भी कहा है, उत्तराखंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर अलग अलग किताबों में उनके अलग अलग डेटा दिए हुए हैं। तो यहाँ पर से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दोनों ही याद कर लीजिए। आपको ऑप्शन में यहाँ पर से एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। वैसे 1979 जहाँ तक सही लगता है, और 1988 भी परीक्षा वाणी में दे रखा है, तो इसको भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं। तो देखिए, ये तो किताबों की ही गलतियां हैं। हम लोग कहेंगे कि उत्तराखंड में किताबों में काफ़ी मिस्टेक हैं। जो अलग अलग किताबें हैं उनके डाटा बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर से जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो देखिए, अधिकांश क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जहां पर से संशय की स्थिति बरकरार रहती है। क्या पता जो आयोग है वो किस प्रश्न को उठा ले और कौन सी पुस्तक से उठाए, सबसे बड़ी बात यह है। तो यहाँ पर से आपको दोनों ऑप्शन याद कर लेने हैं। जहां पर आपने हैश को लिखा था वहां पर से 1988 आपने लिखा होगा, बगल में ही 1979 भी लिख देंगे। दोस्तों, दूसरी बात क्या है कि आजकल वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल पड़ जा रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। या कहें कि गर्मी इस समय अपने चरम स्तर पर है। बरसात, अभी मानसून आने ही वाला है, जहाँ तक 15-16 तारीख में उत्तराखंड में आ जाएगा। और उससे बड़ी दिक्कत क्या है कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय पंखा बंद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पंखा चलता है तो पंखे की आवाज़ आती है, तो वीडियो में नॉइज़ आने लगती है, जिस कारण से वो मज़ा नहीं आता है। वीडियो की जो वॉइस में क्लियरिटी नहीं आती है। तो बहुत गर्मी हो जाती है। अभी लगभग 10:30 बज रहा है रात का, और आप तो सोच ही सकते हैं रात को कितनी गर्मी होती है। और वैसे भी मैं जहाँ रहता हूँ तराई ज़िले में ही रहता हूँ, तो काफ़ी गर्मी मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हो रही है। और एक हाथ में रुमाल है मेरे, और दूसरे हाथ से आपके लिए वीडियो जो चल रही है आपकी रिकॉर्ड हो रही है। तो चलिए, टिहरी हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, एक को जलप्रपात हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़े थे। जो नीरगड्डू जलप्रपात है, पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। वहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो वो भी हमको अभी सही करना है। जहाँ पर हमारा जलप्रपात आएगा तो वहाँ पर हम उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टिहरी गढ़वाल जनपद की, जिसका आज हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना वर्ष के बारे में। देखिए, स्थापना वर्ष जो, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है, अभी ये टिहरी जनपद का स्थापना वर्ष नहीं है, ये टिहरी नगर का स्थापना वर्ष है। यहाँ पर से देखिए, दो प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में बन सकते हैं। अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन बने कि टिहरी नगर की स्थापना कब हुई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1815 में। अब देखिए, डेट यहाँ पर दे रखी है 28 दिसंबर। इस डेट में भी देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग उत्तर देखने को मिलते हैं। जो हमारी परीक्षा वाणी है उसमें इसका उत्तर देखने को मिलता है 30 दिसंबर, और अन्य किताबों में इसका उत्तर देखने को मिलता है 28 दिसंबर। और 28 दिसंबर इसका राइट आंसर भी है, लेकिन परीक्षा वाणी कहती है 30 दिसंबर। हो सकता है एग्जामिनर परीक्षा वाणी उठा ले और ऑप्शन में 30 दिसंबर दे दे। तो यहाँ ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है। जो भी देखिए, जहाँ पर भी ऐसी आशंका बनती है, जहाँ पर भी डाउट वाला कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो मैं आपको उसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है एग्जाम में। बस आपको करना क्या है, दोनों ऑप्शन याद कर लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका है, दोनों ऑप्शन याद कर लीजिए। जो ऑप्शन आपको दिखे उसी ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। वैसे दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देखने को मिलेंगे आपको, 28 दिसंबर या 30 दिसंबर, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है अगर दोनों ऑप्शन हम लोग देते हैं तो जो स्टूडेंट हैं दूसरी किताब का हवाला दे करके इस क्वेश्चन पे आपत्ति जरूर लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आयोग भी बचता है ऐसे क्वेश्चन से। और देखिए, मैंने ये देखा भी है, जो टिहरी गढ़वाल का जो जो स्थापना वर्ष से पूछा गया है वो अधिकांश से 1815 1816 ऐसे पूछा गया है। डेट जहाँ तक है मैंने अब तक देखी नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखने की बातें। तो देखिए, 28 दिसंबर और 30 दिसंबर दोनों आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए, 28 दिसंबर 1815 सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी नगर की स्थापना की गई थी। देखिए, जब मैं आपको पवार वंश से पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर से मैंने आपको इस बात पे पूरी डिटेल से समझाया था कि टिहरी गढ़वाल
जो नगर है उसकी स्थापना कैसे होती है। कि जो गोरखों का राज चल रहा था, गोरखों का राज जब यहाँ पर समाप्त हुआ तो अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज और सुदर्शन शाह के मध्य में एक संधि होती है कि आप लोग यहाँ पर आइए, युद्ध करिए, और जो गढ़वाल का भाग है जब अंग्रेज यहाँ पर विजय हो जाएंगे वो सुदर्शन शाह को लौटा देंगे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज गढ़वाल को जीत लेते हैं, गोरखों को यहाँ से भगा देते हैं, अंग्रेजों के मन में लालच आ जाता है, वो लोग क्या करते हैं, गढ़वाल देने से मना कर देते हैं सुदर्शन शाह को। और बाद में जो टिहरी का की जो जगह होती है, जिसको पहले टिपरी बोला जाता था, टिपरी, टिपरी, इसको देखिए, जो पुरानी टिहरी है ना, इसको धुनारों की बस्ती भी कहा गया है। इसको भी नोट कर लेंगे, धुनारों की बस्ती, इसको धुनारों की बस्ती भी कहा गया है, इसको भी नोट कर लेंगे, धुनारों की बस्ती। इसको टिपरी भी कहा जाता था पहले। 1815 की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको पहले टिपरी भी कहा जाता था, इसको धुनारों की बस्ती भी कहा जाता था। तो देखिए अंग्रेज क्या करते हैं, सुदर्शन शाह को दे देते हैं एक छोटी सी जगह जो कि गढ़वाल का ही के हिस्सा होता है, टिहरी में। और फिर क्या करते हैं, 1815 में जो सुदर्शन शाह होते हैं वो पुनः से पवार वंश की नींव रखते हैं, और इस प्रकार से फिर से पवार वंश शुरू हो जाता है। हालांकि ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए इस बात पे हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि टिहरी नगर की स्थापना कब हुई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 28 दिसंबर 1815 या 30 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, किसने की थी, सुदर्शन शाह ने की थी। ये तो रही थी बात टिहरी नगर की। अगर आपसे ये पूछ ले टिहरी जनपद का गठन कब हुआ था, तो आप लोग क्या कहेंगे, 1 अगस्त 1949 को। ये यहाँ पर टिहरी जनपद का गठन होगा 1 अगस्त 1949 को। चलिए ठीक है। फिर देखिए पुरानी टिहरी जो कि भागीरथी भलंगना नदियों के संगम पर स्थित था या थी, 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया। देखिए जो पुराना वाला टिहरी था ना, जो कि सुदर्शन शाह ने बसाया था 1815 में, वो तो वर्तमान में जो टिहरी झील है उसके अंदर समाहित है। जो नई टिहरी, वर्तमान की जो नई टिहरी है, वो तो टिहरी नगर से, जो टिहरी झील है जो पुरानी टिहरी थी उससे कुछ दूरी पर बसाई गई है। 2005 में जब टिहरी जो डैम था वो बनकर तैयार हो गया था, उसमें जब वो जहाँ वहाँ पर जो जितने भी गांव थे उस डैम के अंदर आ रहे थे, तो वो सारे के सारे डूब जाते हैं 2005 में। इस प्रकार से जो सुदर्शन शाह के द्वारा जो बसाई गई जो बसाया गया जो टिहरी नगर था, वो 2005 में टिहरी डैम में विलीन हो गया। और देखिए उसके जो टिहरी डैम है उसके नाम हमको मिलते हैं कुछ, गणेश प्रयाग, त्रिहरी, धनुष तीर्थ। यह एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, पुराने टिहरी के अन्य नाम क्या क्या थे, धनुष तीर्थ, त्रिहरी, गणेश प्रयाग। चलिए ठीक है। और देखिए टिहरी नगर की राशि क्या थी, तो ये सिंह राशि थी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको भी आपको याद में रखना है। चलिए ठीक है। फिर देखिए वर्तमान नई टिहरी को बौराणी गांव में बसाया गया है। जो पुरानी टिहरी है उससे कुछ ही दूरी पर एक गांव है बौराणी गांव, तो वहीं पर जो नई टिहरी है उसको बसाया गया है। फिर देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब होती है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और देखिए इसके आगे आने की भी काफ़ी संभावना है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है 23 जनवरी 1939 को। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये रहता है, देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। अब यहाँ पर से स्टूडेंट के मन में ये आता है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल है और इसकी स्थापना टिहरी में ही हुई होगी, लेकिन टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कहाँ पर, देहरादून में। कब होती है, 23 जनवरी 1939। पूरी डेट इसकी याद रखेंगे, पूरी डेट इसकी पूछी जाती है एग्जाम में। और देखिए इसकी स्थापना क्यों हुई थी, टिहरी राजशाही के खिलाफ। टिहरी में जो राजशाही चल रही थी, राजतंत्र चल रहा था, उसको खत्म करने के खिलाफ ही टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। अभी हम लोग इसको मैप के माध्यम से भी समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्षेत्रफल कितना है टिहरी का, 3642 वर्ग किलोमीटर, 3642 वर्ग किलोमीटर। देखिए टिहरी राज्य का एक आंतरिक जिला है। राज्य में 4 आंतरिक जिले हैं, जिसमें से एक आता है टिहरी गढ़वाल। टिहरी को स्पर्श करने वाले राज्य के कितने जिले हैं, टिहरी को स्पर्श करने वाले राज्य के 4 जिले हैं। कौन कौन से, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, नरेंद्रनगर टिहरी में। नरेंद्रनगर जो है इसके बारे में हम लोग अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे, तो वहाँ से इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चलिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से इन चीज़ों को समझते हैं। तो जहाँ तक है अब तो आप सभी लोगों ने मैप बनाना सीख लिया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैप से संबंधित, यहाँ पर से जनपदों से संबंधित, उनकी सीमाओं से संबंधित जो भी प्रश्न आता है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए यह है हमारे उत्तराखंड का मैप और देखिए यहाँ पर आता है हमारा टिहरी जिला। तो देखिए टिहरी जिला यहाँ पर आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ आंतरिक जिला कैसे होगा। आंतरिक जिला वो होता है जिस जिले की सीमाएँ किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर किसी अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए यहाँ से बनती है चीन की और यहाँ से बनती है नेपाल की। तो देखिए टिहरी जनपद ना चीन को स्पर्श कर रहा है और ना ही नेपाल को स्पर्श करता है। अंतर्राज्यीय सीमा देखिए यहाँ से बनती है हिमाचल की, यहाँ से बनती है उत्तर प्रदेश की। तो देखिए टिहरी जनपद बिल्कुल बीच में है, इनमें से किसी को भी स्पर्श नहीं करता है। तो जो टिहरी जिला है उसकी सीमाएं क्या हैं, अंतर तक की सीमित है अपने राज्य के। तो इस प्रकार से जो टिहरी जिला हो जाएगा वो रहेगा कैसा, आंतरिक जिला। उसी प्रकार से देखिए बागेश्वर आंतरिक जिला है, अल्मोड़ा आंतरिक जिला है। तो ये 4 जिले हैं आते हैं। रुद्रप्रयाग देखिए आंतरिक जिला है। तो ये 4 जिले हैं उत्तराखंड के, किसी भी जनपद, किसी भी राज्य की या फिर किसी भी देश की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो टिहरी जिला है वो क्या है, एक आंतरिक जिला है। अब मैंने बात की थी कि टिहरी को स्पर्श करने वाले राज्य के कितने जिले हैं। देखिए याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक है आपने मेरा कहना मान लिया होगा और आप लोगों ने मैप बनाना सीख लिया होगा। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग मैप बनाइए और देखिए कितना आसान है। टिहरी को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और चमोली। देखिए पौड़ी, चमोली नहीं, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। तो इस प्रकार से 4 जिले होंगे कौन कौन से, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग टिहरी को स्पर्श करने वाले जिले होंगे। कितना आसान हो जाता है मैप को सीख के। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं, बताइए इनमें से किस जिले की सीमा किसको स्पर्श करती है। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से इनको सीखना बहुत आसान है। देखिए मैप क्या, आप देखिए ये तो मैंने जो मैंने बना रखा है ये तो आपकी आसानी के लिए बना रखा है, लेकिन जो वास्तविक जो मैप है देखिए कुछ इस प्रकार का है उत्तराखंड का। ये देखिए वास्तविक जो मैप है उत्तराखंड का कुछ इस प्रकार का। ये हरियाणा, इसको हटा देंगे, यहाँ पर से हरियाणा को स्पर्श नहीं करता है, ये गलत बना रखा है इसमें मैप। तो वास्तव में देखिए कुछ इस प्रकार का, लेकिन देखिए ये थोड़ा देखने में कठिन लगता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सरल तरीके से बना दिया है। तो इसको आप लोग बनाना है और आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की टिहरी की। देखिए नई टिहरी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई टिहरी में ही है। जनघनत्व कितना है, 170। लिंगानुपात 1078। साक्षरता 76.36%। पुरुष साक्षरता 89.76%। महिला साक्षरता 64.28%। तो ये साक्षरता वैसे इतनी महत्वपूर्ण रहती नहीं, पुरुष महिला, वैसे ये वाली आप लोग याद करते हैं, पुरुष महिला इतनी महत्वपूर्ण रहती नहीं है। वो पुरुष और महिला जब राज्य के संदर्भ में पूछी जाए तो महत्वपूर्ण रहती है। चलिए ठीक है। और देखिए जो एक बात और, जो पुरानी टिहरी रहेगी ना, पुरानी टिहरी की जो राजधानी बनी थी वो थी लास्ट में नरेंद्र नगर। इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वैसे नरेंद्र नगर नोट ना भी करें तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो खत्म ही हो गया ना। जो नई टिहरी की आप लोग याद रखिए, नई टिहरी में दशकीय वृद्धि दर कितना है टिहरी का, 2.35%। 2001 से 11 के बीच में। देखिए यहाँ पर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहेगा, दशकीय वृद्धि दर में पूर्व वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक गिरावट टिहरी जिले में ही दर्ज की गई है। अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड के 13 जिलों की, तो उत्तराखंड के 13 जिलों में से पूर्व वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक गिरावट किस जिले में दर्ज की गई है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, टिहरी में। देखिए जब हमने 1991 और 2001 के बीच में जो जनगणना होती है उसमें जो दशकीय वृद्धि दर हमको देखने को मिलता है टिहरी का 16.24 देखने को मिलता है, 16.24% देखने को मिलता है। लेकिन देखिए उसके बाद देखिए 2001 और 2011 के बीच में क्या होता है, 2.35%। देखिए कितनी गिरावट आ गई, बहुत भयंकर गिरावट आ गई है। तो यहाँ पर से ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है कि 2001 और 11 के बीच में दशकीय वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक गिरावट उत्तराखंड के किस जिले में दर्ज की गई है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, टिहरी में। विधानसभा क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं तो टिहरी में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से, टिहरी, धनसाली। धनसाली नोट करेंगे, धनसाली अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, इसको नोट कर लेंगे अलग से। देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, धनौल्टी और प्रतापनगर, ये विधानसभा क्षेत्र हैं टिहरी के। तहसील कितनी है, 12 हैं। कौन कौन सी, टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, धनसाली, जाखणीधार, धनौल्टी, कंडीसैड, गजा, नैनबाग, कीर्तिनगर, बालगंगा। कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, बताइए इनमें से कौन सी तहसील टिहरी में स्थित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए याद करेंगे। जाने पहचानी नाम है देखिए सारे के सारे, कोई अलग नाम नहीं। कुछ नाम है गजा, नैनबाग, बालगंगा, कंडीसैड, ये कुछ अलग नाम देखने को मिलेंगे, बाकी तो सब जाने पहचानी नाम है। डेली कुछ ना कुछ न्यूज में आते रहते हैं। ब्लॉक या विकास खंड कितने हैं, 10 हैं। टिहरी, प्रतापनगर, चंबा, जौनपुर, नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, धनसाली, कीर्तिनगर, जाखणीधार, धौलधार। देखिए वही नाम रिपीट हो रहे हैं, आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी याद करने में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं टिहरी में जो झीलें हैं, जो ताले हैं, उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सहस्त्र ताल के बारे में। देखिए जो सहस्त्र ताल है, ऐसा ये कहा जाता था पहले, मतलब पुराने ज़माने में यहाँ पर 100 तालें हुआ करती होंगी, इस कारण से इसको सहस्त्र ताल कहा जाता है। वैसे ऐसा अभी वर्तमान में कुछ है नहीं, ये तो एक संभावना है। देखिए सहस्त्र ताल जो है वो टिहरी में है और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सहस्त्र ताल। ध्यान रखेंगे,
देखिए कुमाऊं जनपद में जब हम लोग आते हैं तो कुमाऊं जनपद में सबसे बड़ा ताल कौन सा है, भीमताल, और सबसे गहरा ताल कौन सा है, नौकुचिया ताल। लेकिन गढ़वाल जनपद की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे गहरा और सबसे बड़ा ताल एक ही ताल है, वो कौन सा है, सहस्त्र ताल। फिर देखिए इस झील में पूर्वी किनारे की चोटी, देखिए जो ये सहस्त्र ताल है ना, उसकी जो पूर्वी किनारे की चोटी है उसको द्रुपदा की कटार कहा जाता है। जो ये पूर्वी किनारे की चोटी है जो कि द्रुपदा की कटार है, वहां से हिम गलकर जल निरंतर इस झील में आता रहता है। तो यहाँ पर से मैंने इसलिए यह भी लिखा हुआ है द्रुपदा की कटार कहाँ पर है। वैसे जब हमने पर्वत वाली जो हमारी सीरीज चली थी वहां पर मैंने आपको ये कवर करवाया होगा द्रुपदा की कटार कहाँ पर है, या द्रुपदा की चोटी या द्रौपदी की चोटी, यहाँ पर से समझेंगे। द्रौपदी की चोटी भी आपसे पूछ सकता है, या द्रुपदा का कटार कहाँ पर है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये कहाँ पर हो जाएंगे, टिहरी में। तो जो द्रुपदा की कटार है वहां से हिम गलकर इस झील में आता रहता है, जिससे इस झील का जल बना रहता है। उसके बाद देखिए अगला आता है महासर ताल। महासर ताल देखिए बाल गंगा घाटी में स्थित यह झील दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित है। ये दोनों ताल जो कि महासर ताल की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया महासर ताल है, ये देखिए मान लिया कोई महासर ताल है, ये कुछ ऐसे कटोरी नुमा आकृति में होगा। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि ये दो तालों से निर्मित है। जो महासर ताल है कहा यह जाता है कि ये दो तालों से निर्मित है, कटोरी की आकृति वाले दो ताल होंगे, उन्हीं से यह निर्मित है महासर ताल। तो इस ताल को दो कटोरी नुमा आकृति से यह निर्मित है, इसीलिए इस ताल को भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार आ भी चुका है, भाई बहनों का ताल किसे कहा जाएगा, महासर ताल को। यम ताल क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। यह ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनता है उत्तराखंड का कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यम ताल। बासुकी ताल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। यह ताल केदारनाथ के पश्चिम में टिहरी व रुद्रप्रयाग जनपदों में स्थित है। देखिए टिहरी में भी आता है, रुद्रप्रयाग में भी आता है, अधिकांश हिस्सा इसका टिहरी में ही आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर ऐसा बन जाए कि बासुकी ताल कहाँ है, अगर एग्जाम में रुद्रप्रयाग ना हो तो आप लोग टिहरी लगाएंगे, टिहरी अगर ना मिलता हो तो आप लोग रुद्रप्रयाग ही लगाएंगे। तो ऐसे करके आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये टिहरी में ही इसको वैसे गिना जाता है बासुकी ताल को, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो बासुकी ताल है इसको टिहरी में ही काउंट किया जाता है, लेकिन परीक्षा वाले में देखेंगे आप लोग जब तालों की सीरीज दे रखी है तो वहाँ पर टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग दोनों जगह इसको दिखा रखा है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए, यहाँ पर से आपको फंसाया जा सकता है। और देखिए जो बासुकी ताल है इसका जल लाल है, इसलिए देखिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के किस जल का रंग लाल है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बासुकी ताल। यह ताल नीले रंग के कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों काफी बनते हैं एग्जाम में। उत्तराखंड का कौन सा ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बासुकी ताल। फिर देखिए मंसूर ताल, यहाँ राजहंस देखने को मिले हैं, जो पर्यटक हैं उनको यहाँ पर राजहंस देखने को मिले हैं। और मंसूर ताल कहाँ हो जाएगा, टिहरी में। चलिए और देखिए क्वेश्चन आ भी चुका है, उत्तराखंड के किस ताल में राजहंस देखने को मिले हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मंसूर ताल में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए मंसूर ताल के पास टिहरी जनपद में दूध गंगा हिमनद से दूध गंगा नदी निकलती है। देखिए ये दूध गंगा हिमनद महत्वपूर्ण रहेगा। जो ग्लेशियर वाला हमारा चैप्टर रहा था वहाँ शायद मैंने ये नहीं लिखवा रखा है, तो इसको नोट कर लेंगे। दूध गंगा जो हिमनद रहेगा कहाँ पर रहेगा, टिहरी में, और दूध गंगा हिमनद से दूध गंगा नदी निकलती है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो मंसूर ताल के पास ही टिहरी जनपद में दूध गंगा हिमनद से दूध गंगा नदी निकलती है। अप्सरा ताल कहाँ पर है, यह बूढ़ा केदार टिहरी के ही पास है अप्सरा ताल। देखिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए पहली बात तो ये नोट करना है आपको, अप्सरा ताल को अछरी ताल भी कहा जाता है। इस झील के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी। तो हिमालय की अप्सराओं से संबंधित यह ताल है अप्सरा ताल। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, इसको अछरी ताल भी कहा जाता है। फिर देखिए भिलंग ताल, जराल ताल, मंजाण ताल कहाँ पर हो जाएंगे, टिहरी में। और देखिए द्रौपदी ताल कहाँ पर हो जाएगा, ये भी टिहरी में, ये हिमालय निर्मित ताल है। चलिए ठीक है। फिर हम लोग बात करते देखिए कुंड की, वशिष्ठ कुंड, नारसिंह कुंड कहाँ पर हो जाएंगे, टिहरी में। शिव कुंड जो कि देवप्रयाग में है, और नागकुंड, ये सब कहाँ हो जाएंगे, टिहरी में। तो ये महत्वपूर्ण रहेंगे। जलप्रपात की हम लोग बात करते हैं, कैंपटी फॉल या कहें कैंपटी जलप्रपात कहाँ पर है, टिहरी में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए नील जलप्रपात कहाँ पर है, टिहरी में। अब देखिए यहाँ पर से एक चीज़ समझेंगे, मैंने किताबें देखी थी उत्तराखंड की, तो वहाँ पर क्या दे रखा है, ये नील जलप्रपात को ही नीलगड्डू जलप्रपात किसी किसी किताब में लिखा हुआ है। मतलब कि नीलगड्डू जलप्रपात और नील प्रपात एक ही हैं, किसी किसी किताब में ऐसा भी लिखा हुआ है। तो देखिए कुछ स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं ना कि हमको भी मतलब जो है नोट्स में अपडेट करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं कि कभी हमने किताब में कुछ और लिखा हुआ देखा, फिर दूसरी किताब में और लिख लिया। वैसे तो मैं अधिकांश ये करता हूँ कि कम से कम जो है आपको डाउट में रखूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर भी ऐसे हो जाते हैं
जहाँ पर से आपको दोबारा से उन चीज़ों को समझाना ही पड़ता है। तो देखिए जैसे कि नीरगड्डू जलप्रपात हमने पिछली देहरादून वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, तो मैंने वहाँ पर से आपको ये बताया था नीरगड्डू जलप्रपात कहाँ पर है, ऋषिकेश में। ऋषिकेश शायद मैंने वहाँ पर पौड़ी लिखवा दिया था। तो आपको करना क्या है, जो नीरगड्डू जलप्रपात रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, ऋषिकेश में। लेकिन मैंने आपको ये बताया ना, ऋषिकेश जो है वो 3 जनपदों में अपना विस्तार रखता है, पौड़ी, टिहरी और देहरादून में। नीरगड्डू जलप्रपात ऋषिकेश में है, लेकिन वो हिस्सा कहाँ पर आता है, टिहरी में। जो पिछली वाली वीडियो आपने देहरादून जनपद की पढ़ी थी, तो वहाँ पर से ये चीज़ आपको अपडेट कर लेनी है। उसके बाद देखिए एक आता है पटना जलप्रपात, एक आता है फूलचट्टी जलप्रपात, एक आता है गरुड़ चट्टी जलप्रपात। ये भी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ाए थे। तो ये मैंने आपको वहाँ पर ऋषिकेश में लिखवाए थे, तो ये भी टिहरी में ही है। एक जो स्टूडेंट है उन्होंने भी कमेंट किया था वीडियो में कि ऐसी ऐसी बात है, मैं टिहरी जनपद में ऋषिकेश में ही रहता हूँ और ये जो नीरगड्डू जलप्रपात है ये टिहरी में ही आते हैं। अब देखिए हम तो हर जगह जा नहीं सकते ना, जहाँ पर कोई स्थल है तो वहाँ पर जाके मुआयना करें, ये संभव नहीं है। तो जो किताबों में लिखा हुआ है हमको भी वही मानना पड़ता है। और आयोग भी किताबों को ही उठा कर देखता है। क्वेश्चन देखिए, आयोग भी किसी जगह जाता नहीं है, जो किताबों में लिखा हुआ है ना, आयोग भी उसी प्रश्न को उठाएगा और वहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, चाहे वो जगह कहीं भी हो, उससे आयोग को कोई मतलब नहीं है। तो जो पटना जलप्रपात है, फूलचट्टी है, गरुड़ जलप्रपात है, वो ऋषिकेश में ही आएंगे और ऋषिकेश में ही आते हैं। और देखिए जानकी सेतु, एक प्रश्न और आया था पिछली वीडियो में, जानकी सेतु। तो जानकी सेतु भी ऋषिकेश में ही है और वो भी टिहरी जनपद में ही आता है, उसको भी आप लोग सही कर लेंगे। तो देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं दर्शनीय स्थलों की। ये जो कुछ आपके डाउटफुल क्वेश्चन थे उनको आपको सही कर लेना है। दर्शनीय स्थल की हम लोग बात करते हैं। चंबा कहाँ है, चंबा टिहरी में है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी व नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्गों के संगम पर स्थित होने के कारण यह स्थल केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित हो गया है। कौन सा, चंबा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी बन जाते हैं कि मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी व नई टिहरी के केंद्र बिंदु में कौन सा स्थल स्थित है, तो ये हो जाएगा चंबा। और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता गबर सिंह नेगी यहीं के थे। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को यहाँ मेला लगता है। कहाँ पर, चंबा। चंबा कहाँ पर, टिहरी में। चंबा टिहरी में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता गबर सिंह नेगी की स्मृति में मेला कब लगता है, 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष लगता है। और देखिए चंबा क्यों प्रसिद्ध है, मसूरी फल पट्टी, देखिए चंबा की एक बात और फेमस क्या है, चंबा मसूरी फल पट्टी स्वादिष्ट उच्च कोटि के सेबों के लिए विख्यात है। और देखिए जो चंबा है ना, इसका जो पुराना नाम रहेगा, नोट कर लेंगे, चंबा का जो पुराना नाम रहेगा वो क्या रहेगा, चमुआ। ये नोट कर लेना है आपको। एक चमुआ का युद्ध भी हुआ था। एक चमुआ का युद्ध कब हुआ था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमने जब पढ़ा था गोरखों का आक्रमण, तो गोरखों के आक्रमण में हमने शायद 1792 हमने 2 युद्ध वहाँ पर आपको बताए थे, जिसमें कि गोरखों और गढ़वाल के पवारों के बीच में युद्ध होता है। तो वहाँ पर थी चमुआ का शायद ये युद्ध हुआ था 1792 में, लिखवा रखा होगा, आप एक बार देख लेना है। तो जो चंबा का जो पुराना नाम रहेगा चमुआ रहेगा। और देखिए चंबा में गबर सिंह नेगी का स्मारक भी है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। क्योंकि देखिए विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है, क्योंकि पहला जो विक्टोरिया क्रॉस मिलता है दरबान सिंह नेगी को और दूसरा मिलता है गबर सिंह नेगी को, 1915 में मिला था। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता गबर सिंह नेगी का स्मारक कहाँ पर है, तो ये है चंबा टिहरी में। धनौल्टी कहाँ है, बहुत ही खूबसूरत जगह और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये धनौल्टी। कहाँ पर हो जाएगा, टिहरी में। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, धनौल्टी कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, टिहरी में। और जो नीलकंठ जलप्रपात है इसको भी आपको सही कर लेना है, ये भी आपको मैंने बता ही दिया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए विश्वनाथ गुफा। विश्वनाथ गुफा कहाँ है, टिहरी में। विश्वनाथ पर्वत पर है ये। यह गुफा आदि शंकराचार्य की तपस्थली है। कौन सी, विश्वनाथ गुफा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। देखिए गुफाओं के बारे में चलिए हम लोग बात कर ही लेते हैं। जैसे कि राज्य में कुछ अन्य भी गुफाएं हैं टिहरी जनपद के अंदर। विश्वनाथ या वशिष्ठ गुफा या शंकर गुफा, नहीं वो नहीं आएगा, अलग अलग हैं। विश्वनाथ या वशिष्ठ गुफा एक ही है और शंकर गुफा अलग है। तो विश्वनाथ कहे या वशिष्ठ गुफा कहे, बात एक ही रहेगी। तो ये गुफाएं कहाँ पर है, टिहरी में। शंकर गुफा कहाँ है, टिहरी में। गर्भजोन गुफा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गर्भजोन गुफा कहाँ पर है, टिहरी में। उसी के साथ ही बुगडेश्वर गुफा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वामन गुफा, ये सब कहाँ पर हो जाएंगी, टिहरी में। तो ये गुफाएं हैं टिहरी में, इनको आपको याद करना है। उसके बाद देखिए नाग टिब्बा। नाग टिब्बा कहाँ है, टिहरी में है और ये साहसी कार्यों हेतु प्रसिद्ध है। बूढ़ा केदार कहाँ है, टिहरी में है। यहाँ पर भगवान केदारनाथ का प्राचीन व भव्य मंदिर है। कहाँ पर, बूढ़ा केदार, टिहरी में। चलिए ठीक है, पसीना बहुत भयंकर आ रहा है दोस्तों। चलिए मंदिर की हम लोग बात करते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और ख़त्म करते हैं इसे।
टिहरी जनपद के 3 शक्तिपीठ हैं। देखिए टिहरी जनपद में कुछ शक्तिपीठ हैं, 3 शक्तिपीठ आते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। चंद्रबदनी मंदिर, हालांकि ऐसे प्रश्न बनते नहीं है कि टिहरी जनपद में कितने शक्तिपीठ हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। बस ये कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि चंद्रबदनी मंदिर, ये चंद्रकूट पर्वत पर है। चंद्रकूट पर्वत कहाँ पर हो जाएगा? टिहरी में, और उसी पर्वत पर चंद्रबदनी मंदिर है। स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। किसको? चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए कि चंद्रबदनी मंदिर कहाँ पर है? टिहरी जनपद में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए चंद्रबदनी मंदिर में एक प्राकृतिक श्रीयंत्र भी स्थापित है। यहाँ पर ही एक प्राकृतिक श्रीयंत्र भी स्थापित है। अगला आता है कुंजापुरी देवी मंदिर। देखिए ये सतीतमा के शरीर के ऊपरी भाग का हिस्सा है। सतीतमा के यहाँ पर शरीर के ऊपरी भाग की पूजा की जाती है और माता दुर्गा को ये समर्पित है। और देखिए कुंजापुरी देवी मंदिर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि कुंजापुरी देवी मंदिर कहाँ पर है? टिहरी में। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, कुंजापुरी देवी मंदिर कहाँ पर है? टिहरी में। किसको समर्पित है? ऐसा क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते हैं क्योंकि उत्तराखंड में हजारों मंदिर हैं, तो ऐसे अगर पूछने लग गया तो वाट लग जाएगी। तो कुंजापुरी देवी मंदिर कहाँ पर है? टिहरी में। सुरकुंडा देवी देखिए कहाँ पर हो जाएगा? तो 3 की हम लोग बात कर रहे थे ना, पहला हो जाएगा चंद्रबदनी, दूसरा कुंजापुरी, तीसरा सुरकुंडा देवी। यह राज्य का इकलौता सिद्धिपीठ है जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है, राज्य का इकलौता सिद्धपीठ जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुरकुंडा देवी। और देखिए जौनपुर ब्लॉक में है ये, सुरकूट पर्वत पर है। सुरकूट पर्वत पर सुरकुंडा देवी का मंदिर है और यह राज्य का इकलौता सिद्धिपीठ है जहां गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। देखिए जौनपुर आता है यूपी में भी, इलाहाबाद से हम लोग आगे को जाएंगे ना तो वहां पर एक जौनपुर आता है यूपी में और एक जौनपुर आता है टिहरी में, तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए ठीक है, अगला देखिए अन्य मंदिर की हम लोग बात करते हैं। देखिए पहला आता है रघुनाथ मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। देवप्रयाग में है ये। देवप्रयाग कहाँ पर है? टिहरी में। भगवान राम को समर्पित है। देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे। यहीं पर भगवान राम ने रावण वध के पश्चात यहाँ की यात्रा की थी। कहाँ पर? रघुनाथ मंदिर की। और देखिए द्रविड़ शैली में निर्मित इस मंदिर की प्रतिस्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान राम से संबंधित है और यहाँ पर भगवान राम आए थे ऐसा कहा जाता है जब वो आते हैं रावण वध के पश्चात, क्योंकि रावण एक महापंडित था और भगवान राम को जब ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ प्रायश्चित किया है तो वहाँ पर यहाँ पर तपस्या भी करते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और रघुनाथ मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? देवप्रयाग टिहरी में, भगवान राम से संबंधित रहेगा। शैली की अगर हम लोग बात करेंगे रघुनाथ मंदिर की, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली में यह मंदिर है। और इसकी प्रतिस्थापना की हम लोग बात करें तो ये की थी आदि शंकराचार्य ने। रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू मथुरा वैराणी द्वारा गढ़वाल राजवंश के अधिपति पृथ्वीपति शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है। कितना महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। जो रघुनाथ मंदिर है उस रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू है उनका नाम है मथुरा वैराणी, उनके द्वारा गढ़वाल राजवंश के अधिपति पृथ्वीपति शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है। तो ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर किस पवार शासक का एक लेख अंकित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीपति शाह। और एक किसने अंकित करवाया था? ये करवाया था मथुरा वैराणी ने। तो 2 नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, एक मथुरा वैराणी और एक पृथ्वीपति शाह। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए उत्तराखंड में स्थित पंच प्रयागों में से एक प्रयाग टिहरी जनपद में भी है। उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं जहाँ से हम लोग 4 तो शायद हम लोग पढ़ चुके हैं, एक हमारा रह गया था देव प्रयाग, क्योंकि टिहरी जनपद में है ये, तो अब टिहरी जनपद हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए देव प्रयाग कहाँ है? टिहरी में है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर है देव प्रयाग। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर से क्वेश्चन दोस्तों बन भी चुका है। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर है भागीरथी और अलकनंदा। एक क्वेश्चन क्या बना था? सास, भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन चुका है कि किस नदी को सास और किस नदी को बहू कहा जाता है। तो ये भाग देखिए सास और अलकनंदा बहू, भाग गई सास, देखिए ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, सास भाग गई ऐसे याद कर लीजिए ना, सास भाग गई ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सास भाग गई, भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। फिर देखिए कहा जाता है कि देवप्रयाग में ही भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। जब भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पग, ये कहते हैं कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, तो राजा बलि को, देखिए राजा जो बलि था ना वो बहुत दानशील व्यक्ति था, मतलब कोई भी व्यक्ति उसके पास कुछ भी दान मांग ले
वो उसके प्राण ही चाहे क्यों ना मांग ले, तो राजा बलि अपने प्राण देने को तक तैयार रहता था। तो एक दिन भगवान विष्णु जाते हैं और राजा बलि से 3 पग धरती मांगते हैं। उस समय तो कि वो मुनि के रूप में जाते हैं, तो उस समय जब मांगते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि 3 पग ही तो जमीन है। लेकिन जब वो अपने असली अवतार में आते हैं और जब 3 पग धरती का जब उल्लेख करते हैं कि 3 पग धरती मुझे चाहिए, तो भगवान विष्णु 3 पग मतलब 3 पग जमीन चाहिए बोलते हैं। तो 3 पग जमीन जब राजा बलि कहते हैं कि मैंने आपको 3 पग जमीन दी, जब जैसे ही 3 पग जमीन भगवान विष्णु नापते हैं तो 3 पग में ही उन्होंने पूरी धरती नाप दी थी। तो इस प्रकार से कहा जाता है 3 पग धरती दान में मांगी थी, किससे? राजा बलि से। और कहाँ पर मांगी थी? देवप्रयाग में ही, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर 2 कुंड हैं, कहाँ पर? देवप्रयाग में ही। एक है ब्रह्मा कुंड जो कि भागीरथी की नदी की ओर है, एक है वशिष्ठ कुंड जो कि अलकनंदा नदी की ओर है। देखिए देवप्रयाग में एक आश्चर्य यह है कि यहाँ कौवे नहीं दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, पंच प्रयागों में से किस प्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग में। उसके बाद देखिए देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा गया है और देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि देवप्रयाग में भगवान इंद्र ने तपस्या की थी, इसी कारण से इसे इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है कि सुदर्शन से क्षेत्र और इंद्रप्रयाग किसको कहा जाएगा? देवप्रयाग को ही। अगर मैं बात करूं पंच प्रयागों की, पंच प्रयागों में 5 प्रयाग आते हैं, उन पंच प्रयागों में से सर्वाधिक महत्व का स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्व का स्थान देवप्रयाग ही रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप लोग देवप्रयाग को ही सही उत्तर करेंगे। फिर देखिए बूढ़ा केदार कहाँ है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, घनसाली ब्लॉक टिहरी में है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है तुरंगबली को टिहरी का लोक देवता कहते हैं। तो जो टिहरी जनपद में जो लोग रह रहे हैं, क्या बताएं ऐसा कुछ है भी वहाँ, या किताबों में ये सब लिखा हुआ है कि टिहरी का लोक देवता तुरंगबली को कहा गया है? ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखिए हो सकता है आ जाए। तो टिहरी जनपद में जो रहने वाले हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस प्रश्न पर थोड़ी चर्चा करेंगे, कमेंट करेंगे। किताबों में तो लिखा है, अब देखिए टिहरी तो मैं आ नहीं सकता हूँ और मेरा ना कोई वहाँ रहने वाला जिससे मैं पूछूँ, तो किताबों को ही मैं लेके चलता हूँ। आधार हमारे पास किताबें ही हैं, हर किसी के पास आधार किताबें ही होती हैं। तो टिहरी जनपद वाले बताएं क्या वास्तव में ऐसा है? चलिए ठीक है। सेम मुखेम मंदिर, ये प्रसिद्ध नागराजा का मंदिर है और ये कहाँ रहेगा? टिहरी जनपद में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन ये देखिए आने वाले प्रश्नों में, आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। सेम मुखेम मंदिर जो कि टिहरी जनपद में है, ये किससे संबंधित है? तो नाग राजा से संबंधित है। देखिए ऐसे प्रश्न बनेगा। ये सेम मुखेम मंदिर कहाँ पर रहेगा? टिहरी में रहेगा और नाग राजा से संबंधित रहेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए रथी देवता मंदिर, देवलसारी महादेव मंदिर, सत्येश्वर महादेव मंदिर, ये सब कहाँ हो जाएंगे? टिहरी में। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? हिंडोला खान टिहरी में, लुलेरा गुलेरा घाटी पर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर से और मिल गया, लुलेरा गुलेरा घाटी कहाँ पर है? टिहरी में है। तो यहाँ पर से देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। पलेठी का सूर्य मंदिर एग्जाम में आ भी चुका है। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ हो जाएगा? देखिए उत्तराखंड में 5-6 सूर्य मंदिर हैं जो कि महत्वपूर्ण रहते हैं। पलेठी का सूर्य मंदिर, मढ़ का सूर्य मंदिर, एक अल्मोड़ा में है वो सूर्य मंदिर। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ हो जाएगा? हिंडोला खान टिहरी में, लुलेरा गुलेरा घाटी में। देखिए इस मंदिर में स्थित शिलालेखों का 1968 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अध्ययन किया गया। किस मंदिर में? जो पलेठी का सूर्य मंदिर है। देखिए पहली बात तो ये है, ये कहा जाता है जो पलेठी का सूर्य मंदिर है, ये 7वीं सदी में निर्मित किया गया था, 7वीं सदी में। तो देखिए जब इस मंदिर का जो मंदिर में शिलालेख हैं 1968 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अध्ययन किया गया था, जो संभवतः जो भी यहाँ पर शिलालेख पाए गए हैं तो संभवतः वे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, किंतु ये स्पष्ट हैं, इस आधार पर संभवतः यहाँ पर लिखा गया है किताबों में। स्पष्ट हैं इसलिए संभवतः लिखा गया है किताबों में। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वहाँ पर जो शिलालेख हैं, उन शिलालेखों की लिपि क्या है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद देखिए कुम्हारी देवी मंदिर, संतुरा देवी मंदिर। देखिए संतला देवी का मंदिर आता है, संतला देवी मंदिर जो कि देहरादून में है। लेकिन संतुरा देवी मंदिर कहाँ हो जाएगा? वो था संतला देवी मंदिर, हमने पढ़ा था ना, संतला देवी का मंदिर वो था देहरादून में। एक आता है संतूरा देवी का मंदिर, ये टिहरी में। ढूंढेसर महादेव मंदिर महत्वपूर्ण रहेगा, ढूंढेसर महादेव मंदिर, संतूरा देवी मंदिर और कुम्हारी देवी मंदिर कहाँ पर हो जाएंगे? टिहरी में। फिर आता है तिलका देवी मंदिर, कहाँ पर है? टिहरी में। फिर आता है अंगाली मठ। अगर आप लोग डीडी शर्मा की किताब खोलेंगे ना, डीडी शर्मा की किताब में पहला प्रश्न यही है अंगाली मठ का, और ये प्रश्न दोस्तों आ भी चुका है। डीडी शर्मा की किताब जब आप लोग खोलेंगे उस किताब में पहला प्रश्न है अंगाली मठ कहाँ पर है? तो ये है टिहरी में, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो दोस्तों टिहरी जनपद का हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, दूसरा पार्ट जल्दी ही आ जाएगा और ये जनपद हमारा जल्दी समाप्त हो जाएगा 2 या 3 पार्ट में। उसके बाद हम लोग नया जनपद शुरू करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
और हमारे फेसबुक पेज से आप लोग जुड़ जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर नीचे मैंने आपको दे रखा है। कुछ आपको दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट है आपका। अगर वीडियो के संबंध में कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।